तो चलिए आज जरा दिल्ली के उस मशहूर लिकर पॉलिसी केस की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा मामला जिसे देश की सबसे बड़ी साजिशों में से एक बताया गया। और सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये एक बड़े ही अनोखे घोटाले की कहानी है। एक ऐसा घोटाला जिसमें सरकार का खजाना खाली नहीं हुआ बल्कि और भर गया था। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ऐसी पॉलिसी जिससे सरकार की कमाई 27% बढ़ गई, वही पॉलिसी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की वजह कैसे बन सकती है? यही तो इस पूरे केस का सबसे बड़ा, सबसे अजीब पैराडॉक्स है। और आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की ये पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे बढ़ती खतरे की घंटियों से, फिर देखेंगे एक नीति और एक जांच को, उसके बाद समझेंगे पीएमएलए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे हुआ, फिर अदालत के तीखे फैसले पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सब का राजनीतिक परिणाम क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये कहानी शराब की बोतलों से नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों से शुरू होती है। कहते हैं कि इसकी जड़ें आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए राजनीतिक कद में थीं, जिसे सोर्स ने खतरे की घंटियां का नाम दिया है। देखिए, सोर्स इसे 3 डेंजर बेल्स के तौर पर पेश करता है। पहली घंटी बजी साल 2020 में, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने काम के दम पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। दूसरी और उससे भी जोर की घंटी 2 साल बाद पंजाब में बजी, जब पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। और फिर आई तीसरी घंटी, जिसे सोर्स सबसे बड़ी खतरे की घंटी मानता है। वो था गुजरात चुनाव में उतरने का ऐलान। मतलब सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को उसके ही गढ़ में जाकर चुनौती देना। और सोर्स का तर्क यही है कि इन जीतों की गूंज और खास तौर पर गुजरात वाली चुनौती ने घटनाओं का वो सिलसिला शुरू कर दिया जिसके निशाने पर सीधे पार्टी की टॉप लीडरशिप आने वाली थी। तो चलिए अब आते हैं कहानी के मेन मुद्दे पर, उस चीज पर जो इस पूरे विवाद की जड़ है, यानी दिल्ली की वो नई लिकर पॉलिसी और उस पर शुरू हुई जांच। तो सवाल ये है कि आखिर ये नई पॉलिसी थी क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो पुरानी पॉलिसी में शराब की दुकानें सरकार खुद चलाती थी। नए पॉलिसी ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। शराब की बिक्री प्राइवेट हाथों में दे दी गई, लाइसेंस की फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया और बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस बांटे गए। मतलब दिल्ली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाला मोड़। जिस पॉलिसी पर घोटाले का लेबल लगाया गया, उसने असल में सरकार का खजाना खाली नहीं किया बल्कि भर दिया। सोचिए, टारगेट था 7,041 करोड़ रुपए कमाने का, लेकिन असल में कमाई हुई 8,900 करोड़ की, यानी टारगेट से भी 27% ज्यादा। सोर्सेस से शायद देश का पहला ऐसा तथाकथित घोटाला बताता है जिसमें सरकार को नुकसान नहीं, फायदा हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि जांच शुरू कैसे हुई? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 3 स्टेप्स में। सबसे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को सौंपी। उसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया और फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की जिसमें मनीष सिसोदिया को अक्यूज नंबर 1 बनाया गया। सोर्स इस बात पर भी ध्यान खींचता है कि रिपोर्ट देने वाले चीफ सेक्रेटरी हों या जांच का आदेश देने वाले एलजी, दोनों ही केंद्र सरकार के नियुक्त किए हुए अधिकारी थे। अब बात करते हैं उस कानूनी दांव-पेच की जिसे सोर्स इस पूरे केस का ब्रह्मास्त्र कहता है। और ये ब्रह्मास्त्र था पीएमएलए कानून। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए, ये कानून असल में बनाया तो गया था ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद की फंडिंग जैसे बहुत ही संगीन जुर्मों से लड़ने के लिए। लेकिन सोर्स का ये दावा है कि पिछले कुछ सालों में इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक हथियार की तरह किया गया है। सोर्स के मुताबिक इस कानून की सबसे खतरनाक बात है इसकी जमानत की शर्त। देखिए, आमतौर पर हमारे कानून का नियम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आप पर दोष साबित ना हो जाए आप निर्दोष माने जाते हैं। लेकिन पीएमएलए इस पूरी बात को सिर के बल खड़ा कर देता है। यहाँ नियम बन जाता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब जमानत पाने के लिए ये साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि खुद आरोपी की होती है कि वो बेकसूर है। और ये एक ऐसी शर्त है जो जमानत मिलना लगभग नामुमकिन बना देती है। और बस इसी पीएमएलए का इस्तेमाल करके एक-एक कर आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप जेल पहुंच गई। पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, फिर एक राज्यसभा सांसद और आखिर में खुद मुख्यमंत्री। मतलब पार्टी का पूरा नेतृत्व ही सलाखों के पीछे था।
तो सालों की इस कानूनी लड़ाई और राजनीतिक उठापटक के बाद कहानी आखिरकार अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तारीख थी 27 फरवरी 2026। ये वो दिन था जब निचली अदालत ने इस हाई प्रोफाइल केस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। और अदालत का ये फैसला किसी धमाके से कम नहीं था। सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि पूरा केस बेबुनियाद साबित हुआ है और सीबीआई द्वारा पेश किया गया केस न्यायिक जांच में टिकने में नाकाम रहा है। मतलब सारे सबूत खारिज। तो सवाल ये है कि सीबीआई का इतना बड़ा केस अदालत में ढह कैसे गया? सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने एक एक करके कई बड़ी खामियों की तरफ इशारा किया। जैसे करोड़ों के मनी ट्रेल का सबूत क्या था, कुछ कागज के टुकड़े जिन पर पेंसिल से लिखा हुआ था, केस का जो मुख्य सरकारी गवाह बनाया गया उसका अपना मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी तक पहुंच रहा था, और तो और जो सबूत आरोपियों के पक्ष में थे उन्हें 14,000 ईमेल्स के ढेर में कहीं नीचे दबा दिया गया था। लेकिन उस शख्स का क्या हुआ जिसे एजेंसियां इस पूरे मामले का किंगपिन बता रही थी, यानी अरविंद केजरीवाल? उनके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने नोट किया कि पहली 3 चार्जशीट में तो केजरीवाल का नाम तक नहीं था। उनका नाम चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जाकर जोड़ा गया। और सोर्स के मुताबिक कोर्ट को ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि केजरीवाल कभी किसी भी आरोपी से मिले थे या किसी साजिश वाली मीटिंग में शामिल हुए थे। और आखिर में कोर्ट ने जो कहा वो शायद इस पूरे केस पर सबसे तीखी और सबसे बड़ी टिप्पणी थी। सोर्स के मुताबिक जजमेंट में साफ साफ लिखा था, ये कोई जांच नहीं थी, ये एक पहले से सोची समझी कहानी थी जिसमें लोगों को बस फिट कर दिया गया था। ये एक कोरियोग्राफ की हुई एक्सरसाइज थी। फैसला तो आखिरकार आ गया, लेकिन इस फैसले के आने में कई साल लग गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बीच राजनीति के मैदान पर क्या खेल हो चुका था। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा, इसका पॉलिटिकल फॉलआउट। सोर्स के मुताबिक फैसला आने से बहुत पहले सितंबर 2024 में ही जमानत की सख्त शर्तों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद अगले कुछ ही महीनों में आम आदमी पार्टी के 13 विधायक और कई पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। और नतीजा, फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव हुए और 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन रुकिए, कहानी में यहाँ एक और पेच है। इतनी उथल पुथल के बाद भी हार जीत का अंतर बहुत ही मामूली था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सिर्फ 2% से भी कम का फर्क था। सोर्सेस इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता कि एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी लीडरशिप जेल में हो और जिसके खिलाफ सालों तक मीडिया ट्रायल चले, वो पार्टी भी चुनाव में इतनी मजबूती से लड़ी। तो आखिर में सोर्स इस पूरे केस को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखता, बल्कि एक टेम्पलेट या एक पैटर्न की तरह देखता है। एक ऐसी रणनीति जिसमें पहले एजेंसियों का इस्तेमाल करो, फिर एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल चलाओ और अदालत के फैसले में इतनी देरी कर दो कि तब तक चुनाव ही गुजर जाए। और सोर्स अपनी बात इस एक विचार के साथ खत्म करता है। उस वीडियो की आखिरी लाइन है, तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए बस एक सीधी रीढ़ की हड्डी वाले इंसान की जरूरत होती है। यह एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है कि जब संस्थाएं कमजोर पड़ने लगे तो एक अकेले इंसान का साहस कितना ज्यादा मायने रखता है।